क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां काम पर, आपके रिश्तों में या यहां तक कि महीने के बिलों को लेकर भी नहीं होती? चलिए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। पिछले एक हफ्ते में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते थे, कुछ ऐसा जिसके बारे में आप जानते थे कि वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपके अंदर से ही कोई आवाज आई जिसने कहा नहीं? थकान, डर, आलस, वही आवाज जो कहती है मैं कल से शुरू करूंगा, या अभी सही समय नहीं है, या वैसे भी इससे कुछ नहीं होने वाला। आप में इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी, आप पर एक बेकाबू मन हावी था। और आंकड़े भी उसी बात की पुष्टि करते हैं जिसे आपका अंतर्ज्ञान पहले से ही जानता है। 2000 से ज्यादा वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि लोग अपने जागने के समय का लगभग 47% हिस्सा उन चीजों के बारे में सोचने में बिताते हैं जो वे उस समय कर नहीं रहे होते। दिन का लगभग आधा समय तो मन इधर उधर भटकता रहता है। अतीत की यादों में खोना, किसी अनहोनी की आशंका जताना, दूसरों को आंकना, उनकी आलोचना करना और तुलना करना। और मन जितना ज्यादा भटकता है, व्यक्ति उतना ही ज्यादा दुखी महसूस करता है। इसका उल्टा नहीं होता। एक बेकाबू मन मुश्किल जिंदगी का नतीजा नहीं होता, बल्कि वो मुश्किल जिंदगी की वजह होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने इस बात का अध्ययन किया कि जब हम किसी अवांछित विचार को दबाने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि क्या होता है? वो विचार और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। वैज्ञानिक इसे रीबाउंड इफेक्ट कहते हैं। आप किसी चीज के बारे में जितना कम सोचने की कोशिश करते हैं, आप उसके बारे में उतना ही ज्यादा सोचते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने विचारों से लड़कर अपने मन को काबू में करने की आपकी रणनीति असल में समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। ये बात इस बात को साबित करती है कि हमारी ज्यादातर लड़ाइयां हमारे अपने ही दिमाग के अंदर लड़ी जाती हैं। और जब आप अपने ही मन को काबू में नहीं कर पाते, तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही आपकी हार तय हो चुकी होती है। गॉर्डन 40 साल का था। उसके पास एक अच्छी खासी नौकरी थी, एक प्यारा परिवार था, लेकिन उसका दिमाग लगातार उसके ही खिलाफ काम कर रहा था। गॉर्डन की समस्या ये थी कि हालात पर उसके मन का काबू था, गॉर्डन का नहीं। और अगर अब तक किसी ने आपको ये बात नहीं बताई है, तो मैं अब आपको बताता हूं। जिस मन पर आपका काबू न हो, वो सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं होता, बल्कि वो इस बात की सबसे बड़ी वजह होता है कि जिंदगी में आप जिन चीजों को सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं, वे सब आपके हाथों से फिसलती चली जाती हैं। जापानी लोग ये बात 1000 साल से भी ज्यादा समय से जानते हैं, और ठीक यही बात सेंसी हिरोशी नाम के एक कराटे मास्टर ने गॉर्डन रीड को सिखाई थी। गॉर्डन रीड क्लीवलैंड ओहियो का एक आम आदमी था, जिसने अपनी जिंदगी के 4 दशक हारते हुए बिताए, लेकिन वो जिंदगी से नहीं, बल्कि अपने ही मन से हारा था। इस आदमी की कहानी के जरिए हम समझेंगे कि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है और हम इसके खिलाफ लड़ाई कैसे जीत सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको गॉर्डन की कहानी सुनाऊं, और इससे पहले कि मैं आपको ठीक ठीक यह दिखाऊं कि सेंसे हिरोशी ने उसे क्या सिखाया था, मुझे आपसे एक छोटी सी गुजारिश करनी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। यह मुफ्त है और इससे यह पक्का हो जाता है कि आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। ऐसा कंटेंट जो जापानी दर्शन को आधुनिक विज्ञान की मानव मन और व्यवहार के बारे में जानकारी के साथ जोड़ता है। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। इससे चैनल को आगे बढ़ने में सचमुच मदद मिलती है, और इस तरह का कंटेंट उन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है जिन्हें इसकी जरूरत है।
मुझे कमेंट्स में बताएं कि वो कौन सा विचार है जो अक्सर आपके मन पर हावी हो जाता है, ठीक उस समय जब आप उसे सोचना नहीं चाहते। वो चीज जो बिना बुलाए बार बार लौट आती है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और आपका जवाब शायद उन दूसरे लोगों की भी मदद कर सके जो ठीक इसी तरह की मुश्किल से गुजर रहे हैं। अब वापस वीडियो पर आते हैं। अध्याय 1। वो आदमी जो खुद से ही हार गया। गॉर्डन उस तरह का आदमी नहीं था जिसे सड़क पर चलते हुए देखकर कोई यह सोचे कि यह आदमी तो बहुत दुखी है। वो 40 साल का था। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के तौर पर काम करता था। वो अपने सारे बिल समय पर चुकाता था। उसका अपार्टमेंट भी साफ सुथरा था। वो सुबह जल्दी उठ जाता था। उसे शराब की लत नहीं थी। वो किसी भी तरह के नशे का आदी नहीं था। उसकी जिंदगी में ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी जो दुनिया को दिखाई दे। उसकी समस्या तो उसके अपने अंदर थी। गॉर्डन का मन एक ऐसे टेलीविजन की तरह था जिसे कोई कभी बंद ही नहीं करता था। यहां तक कि जब वो सोने की कोशिश करता तब भी वो चलता ही रहता था। मीटिंग में बॉस की कही कोई परेशान करने वाली बात, अगले हफ्ते चुकाया जाने वाला कोई बिल, या 3 साल पहले हुई कोई बातचीत जिसका उसने शायद गलत जवाब दिया था और जिसे वो बार बार अपने मन में दोहराता रहता था। उसका मन अतीत की बातों को ऐसे कुरेदता रहता था जैसे कोई किसी ताजे जख्म को बार बार छेड़े। और सुबह होते होते तो ये हाल और भी बुरा हो जाता था। वो सुबह उठते ही पहले से ही थका हुआ महसूस करता था, जैसे उसके मन को जरा भी आराम न मिला हो, जैसे उसने पूरी रात बिना रुके लगातार काम किया हो। गॉर्डन ने इस समस्या को कई तरीकों से सुलझाने की कोशिश की। उसने मेडिटेशन करने की कोशिश की। यह सिर्फ 2 दिन चला, जिसके बाद उसने इसे छोड़ दिया क्योंकि वो अपने विचारों को रोक नहीं पा रहा था। उसने एक माइंडफुलनेस ऐप आजमाया। उसे 4 बार खोला और फिर अनइंस्टॉल कर दिया। उसने सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ने की कोशिश की। वो तीसरी चैप्टर तक पहुंचा, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था और उसे एक ही पैराग्राफ को 6 बार दोबारा पढ़ना पड़ा। असल समस्या ये थी कि गॉर्डन का मानना था कि मन को काबू करना उसे पूरी तरह शांत करने जैसा ही है, कि एक काबू में किया हुआ मन एक शांत मन होता है। और जब भी उसका मन जोर जोर से विचारों का शोर मचाता और वो उसे शांत नहीं कर पाता, तो वो खुद को एक नाकाम इंसान समझने लगता और नाकामी ही उसकी पहचान बन गई। मैं ऐसा ही हूं, मेरा दिमाग ऐसा ही है, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। ये सिलसिला 40 साल तक चला, जब तक कि एक गुरुवार की शाम जब वो घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक डोजो कराटे सिखाने की जगह दिखाई दिया। दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, शोटोकन कराटे, सभी उम्र के लोगों के लिए, शुरुआती लोगों का स्वागत है। गॉर्डन कराटे की तलाश में नहीं था। वो तो बस कुछ भी ढूंढ रहा था। उसने ज्यादा सोचे समझे बिना बस देखने के लिए अंदर कदम बढ़ा दिए। वो डोजो बहुत ही सादा था। सफेद दीवारें, जमीन पर तातामी चटाइयां, कुछ फ्रेम किए हुए डिप्लोमा और पीछे की तरफ लगभग 65 साल का एक आदमी छात्रों के एक समूह को सिखा रहा था। वो आदमी गठीले बदन और सफेद बालों वाला था। ऐसा लगता था मानो वो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग ही रफ्तार से जी रहा हो। गॉर्डन दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ मिनटों तक उन्हें देखता रहा। उसे कराटे ने नहीं, बल्कि वहां की खामोशी ने अपनी ओर खींचा। ये आवाजों की खामोशी नहीं थी, वहां कियाई, कराटे की चीख की आवाजें थीं। चटाई पर पैरों की तपतपाहट थी और सांसों की भारी आवाजें थीं। लेकिन वहां एक ऐसी एकाग्रता थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। डोजो में मौजूद हर इंसान जो कुछ भी कर रहा था उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ था। किसी की नजरें इधर उधर नहीं भटक रही थीं, न ही किसी का दिमाग कहीं और था।
या कम से कम देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था। पीछे खड़ा वो आदमी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके पलटा तो उसने दरवाजे पर खड़े गॉर्डन को देखा। क्या आप अंदर आना चाहेंगे या बाहर से ही देखना पसंद करेंगे? उसकी आवाज शांत थी और उसमें किसी तरह का कोई फैसला या राय नहीं झलक रही थी। मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं, गॉर्डन ने कहा। मेरी उम्र 40 साल है। मैंने इससे पहले कभी भी इस तरह की कोई चीज नहीं की है। उस आदमी ने अपने हाथ से एक सीधा सा इशारा किया। तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। उस रात गॉर्डन रीड की मुलाकात सेंसेई हिरोशी तनाका से हुई। अध्याय 2, पहला सबक। पहले सबक में गॉर्डन ने कराटे की सिर्फ एक ही बुनियादी मुद्रा, पॉस्चर सीखी, बस एक। उसने पूरे 45 मिनट तक बार बार उसी एक हरकत को दोहराया। उसके पैर, उसकी कमर और उसके हाथों की स्थिति, ये सब। ये एक ही समय पर बहुत आसान भी था और बहुत ही झुंझलाहट भरा भी, क्योंकि गॉर्डन का दिमाग उस हरकत पर पूरी तरह से टिक नहीं पा रहा था। उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। क्या मैं ये सही कर रहा हूं? क्या लोग मुझे ही देख रहे हैं? क्या मेरा घुटना ये सब झेल पाएगा? मैं तो बिल्कुल बेवकूफ जैसा लग रहा हूं। क्लास के आखिर में जब बाकी लोग जा रहे थे तो गॉर्डन सेंसेई हिरोशी के पास गया। सेंसेई, मेरा एक सवाल है। पूछो। जब मैं पोज करने की कोशिश कर रहा था तो मेरा मन भटकता रहा। मैं दूसरी चीजों के बारे में सोचता रहा। क्या यह नॉर्मल है? सेंसेई हिरोशी ने एक पल के लिए पूरी तवज्जो से उसकी तरफ देखा। यह सिर्फ नॉर्मल ही नहीं है, उन्होंने कहा, बल्कि आज तुमने जो किया उसका सबसे जरूरी हिस्सा यही था। गॉर्डन ने माथा सिकोड़ा। मुझे समझ नहीं आया। क्या तुमने ध्यान दिया कि तुम्हारा मन भटक रहा था? हां, लेकिन मेरा मन भटकना बंद नहीं हुआ। मैं बार बार वापस आता रहा। बिल्कुल सही। हिरोशी ने शांति से अपनी बाहें बांध ली। तुमने ध्यान दिया और तुम वापस आ गए। तुमने ध्यान दिया और तुम वापस आ गए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यही तो ट्रेनिंग है। पैरों की मूवमेंट तो बस एक बहाना थी। असली ट्रेनिंग तो यही थी। ये ध्यान देना कि मन कब भटकता है और उसे वापस लाना। इसका एक नाम है, एक बहुत पुराना नाम। जब गॉर्डन इंतजार कर रहा था तो सेंसेई ने कहा, मोशन। बिना मन का मन। इसका मतलब यह नहीं कि मन खाली हो। इसका मतलब है एक ऐसा मन जो फंसा हुआ ना हो, जो विचारों से चिपका ना रहे, जो उन्हें बस गुजर जाने दे। और आज तुमने अनजाने में ही इसकी प्रैक्टिस की। उस रात गॉर्डन एक अजीब सी भावना के साथ घर लौटा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उस चीज को एक नाम दे दिया हो, जिसे वो हमेशा से महसूस करता आया था, लेकिन जिसे वो कभी कोई नाम नहीं दे पाया था। वो सेंसेई की कही बातों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। ध्यान दो और वापस आओ। ध्यान दो और वापस आओ। क्या बात बस इतनी ही थी? क्या मन को काबू करने का मतलब उसे चुप कराना नहीं, बल्कि बस उसे महसूस करना था? वो अगले हफ्ते वापस आया, फिर उसके अगले हफ्ते और फिर उसके भी अगले हफ्ते। कराटे की क्लासें शारीरिक रूप से काफी थकाने वाली होती थीं और गॉर्डन के लिए, जिसने सालों से किसी भी चीज की प्रैक्टिस नहीं की थी, शुरुआती कुछ महीने काफी मुश्किल रहे। उसके घुटनों में दर्द होता था, उसके कंधे अकड़ जाते थे। वो घर लौटते लौटते पूरी तरह थक चुका होता था। लेकिन कुछ ऐसा भी हो रहा था जो शारीरिक चीजों से कहीं बढ़कर था। हर बार जब सेंसेई उसे कोई टेक्निक 100 बार दोहराने का निर्देश देते तो गॉर्डन को एहसास होता कि उसके मन के पास दो ही रास्ते हैं। या तो वो बोरियत और झुंझलाहट के साथ उस दोहराव का विरोध करे,
या फिर बस वहीं मौजूद रहे, उस टेक्निक में पूरी तरह से डूबा हुआ, सिर्फ उसी एक टेक्निक में, न कि उन 99 टेक्निक्स के बारे में सोचता रहे जो अभी आनी बाकी थीं। और जब वो वहां पहुंचने में कामयाब हो गया, ठीक उसी जगह, तो कुछ अजीब हुआ। समय की प्रकृति ही बदल गई। मन में आने वाले विचार अब भी आते थे, लेकिन उनकी तीव्रता कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो शारीरिक दोहराव ने उसके और विचारों के बीच एक खाली जगह बना दी हो। उसे ये समझ आने लगा कि डोजो सिर्फ आत्मरक्षा सीखने की जगह नहीं है, ये तो अपने ही मन में जीना सीखने की एक प्रयोगशाला है। अध्याय 3, वो बातचीत जिसने सब कुछ बदल दिया। 3 महीने की क्लास के बाद एक बुधवार को गॉर्डन डोजो पहुंचा। उस दिन उसका मन कुछ ज्यादा ही अशांत था। उसकी अपने बॉस से बहस हो गई थी। एक प्रोजेक्ट अपने तय समय से पीछे चल रहा था। वो तनाव में था, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा था, और उसके दिमाग में एक तरह की खामोश घंटी लगातार बज रही थी। वो क्लास बहुत ही खराब रही। उसने आसान सी क्रियाओं में भी गलतियां की। जिन मुद्राओं में उसने पहले ही महारत हासिल कर ली थी, उनमें भी उसका संतुलन बिगड़ गया। उसका शरीर तो वहीं था, लेकिन उसका मन कंस्ट्रक्शन साइट पर था। आखिर में जब डोजो खाली हो गया, तो वो तातामी मैट पर ही बैठा रहा। हिरोशी आया और उसके बगल में बैठ गया। आज का दिन मुश्किल था, सेंसई ने कहा। हाँ, काम पर बहुत कुछ हुआ। हाँ, मैंने देखा। एक पल का ठहराव। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं, गॉर्डन? बेशक। काम पर क्या हुआ? क्या वो अभी भी चल रहा है? गॉर्डन ने सोचा। नहीं, वो खत्म हो गया। मीटिंग आज सुबह थी। तो फिर तुम यहां क्यों हो? गॉर्डन चुप रहा। हालात तो खत्म हो गए, हिरोशी ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारा मन उन हालातों को यहां ले आया, डोजो के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर। क्या तुम जानते हो कि जापानी लोग ऐसे मन को क्या कहते हैं जो वर्तमान में नहीं रह पाता? नहीं, सारुनो कोकोरो, बंदर का मन। सेंसई ने अपने हाथों से इशारा करते हुए एक बंदर की नकल की, जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहा हो। बंदर कभी एक जगह नहीं टिकता, वो कूदता रहता है, कूदता रहता है। अतीत से भविष्य में जो हुआ, उससे जो हो सकता है, और वो कभी सचमुच वहां नहीं होता जहां उसका शरीर होता है। गॉर्डन ने इसे एक दर्दनाक सटीकता के साथ पहचान लिया। उसका मन ही वो बंदर था, हमेशा से ऐसा ही था। लेकिन उस बंदर को रोकते कैसे हैं? हिरोशी हल्का सा मुस्कुराया। तुम उसे रोकते नहीं हो, तुम बंदर से बहस नहीं करते। अगर तुम बहस करोगे तो वो और ज्यादा बेचैन हो जाएगा। क्या तुमने कभी खुद को सूंघने से रोकने की जबरदस्ती कोशिश की है? मैंने कोशिश की थी, ये काम नहीं करता। ये इसलिए काम नहीं करता क्योंकि तुम मन को काबू करने के लिए मन का ही इस्तेमाल कर रहे हो। ये आग से आग बुझाने की कोशिश करने जैसा है। सेंसई धीरे से खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ चला गया। जो चीज काम करती है वो है बंदर को पकड़ने के लिए कुछ देना, वर्तमान पल में कुछ ठोस चीज। हलचल, सांस लेना, बैठने का तरीका, ये सब सहारे हैं। बंदर इस सहारे को पकड़ लेता है और एक पल के लिए उछलना बंद कर देता है। यहां मैं थोड़ा विषय से हटना चाहूंगा, क्योंकि शायद आप अपनी जिंदगी में भी यही पैटर्न पहचानते होंगे। हो सकता है आपका मन भी एक बंदर की तरह हो, जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, और जब भी आप इसे शांत करने की कोशिश करते हैं, ये और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। हो सकता है आप वर्तमान में न रह पाते हों, क्योंकि आपका मन हमेशा अतीत की बातों में उलझा रहता है या भविष्य के बारे में सोचकर डरता रहता है। ये पैटर्न सिर्फ खुद को जबरदस्ती सोचने से रोककर नहीं टूटता। आपको कुछ सहारे बनाने होंगे,
ताकि आपका मन विचारों के बीच भटकना बंद कर दे और उन पर टिक जाए। ये नियंत्रित सांस लेना हो सकता है। ये कोई ऐसी शारीरिक चीज हो सकती है जिसे आप छूकर उसकी बनावट महसूस करें। चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। उस रात गॉर्डन घर लौटा और काफी देर तक रसोई में खड़ा रहा। सहारे उसने ध्यान देना शुरू किया, बिना किसी फैसले के। बस ये देखना शुरू किया कि उसका मन कब कब वर्तमान से भटकता है, और उसे एहसास हुआ कि ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा था। बर्तन धोते समय भी उसका मन भटक रहा था, नहाते समय भी उसका मन भटक रहा था, काम पर गाड़ी चलाते समय भी उसका मन भटक रहा था। और ये सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि उसका शरीर तो ऑटो पायलट पर गाड़ी चला रहा था, जबकि उसका मन पूरी तरह से कहीं और था। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसमें वो हमेशा या तो गुजरे हुए कल के बारे में सोचता रहता था, या फिर उन चीजों का इंतजार करता रहता था जो अभी तक हुई ही नहीं थीं। वो शायद ही कभी, बहुत ही कम, उस पल में मौजूद रहता था जो अभी घट रहा होता था। और अपनी जिंदगी में पहली बार वो इस बात को साफ साफ देख पा रहा था, खुद को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि इसे समझने के लिए। आने वाले कुछ हफ्तों में उसने डोजो, कराटे सीखने की जगह में जो कुछ सीखा था, उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपनाना शुरू कर दिया। बर्तन धोते समय वो पानी के तापमान पर, प्लेट की बनावट पर और नल से आने वाली आवाज पर ध्यान देने लगा। जब भी उसका मन भटकता, और ऐसा होता भी था, तो वो इस बात को नोटिस करता और फिर उसका मन वापस वर्तमान में लौट आता। ये कोई बहुत बड़ा या नाटकीय बदलाव नहीं था। ये कोई बहुत बड़ा ज्ञानोदय भी नहीं था। ये काम मेहनत भरा भी था, और साथ ही बहुत ही सीधा सादा भी। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे पानी की बूंदें पत्थर को आकार दे देती हैं। अध्याय 4। फुदोशन, वो मन जो कभी विचलित नहीं होता। 2 महीने बाद एक शनिवार की दोपहर गॉर्डन डोजो पहुंचा, जहां उसने सेंसेई को अकेले ही काटा का अभ्यास करते हुए देखा। काटा यानी किसी काल्पनिक विरोधी के सामने की जाने वाली शारीरिक हलचलों का एक क्रम। गॉर्डन उन्हें बस देखता रहा। सेंसेई में कुछ ऐसा था जो सम्मोहित कर देता था। उनकी हरकतें बिना किसी हिचकिचाहट के बहती थीं। उनमें कोई बेवजह की जोर जबरदस्ती नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। हर इशारा बिल्कुल सही समय पर होता था, और उसके तुरंत बाद अगला इशारा आता था। दोनों के बीच कोई तनाव नहीं होता था। लेकिन जिस चीज ने गॉर्डन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो उनकी तकनीक नहीं थी, वो था उनका हाव भाव, या यूं कहें हाव भाव का न होना। ये उदासीनता नहीं थी, ये कुछ ज्यादा ही गहरा था। जैसे कोई भी चीज उस आदमी को उसकी जगह से हिला नहीं सकती थी। जब हिरोशी ने अपना प्रदर्शन खत्म किया, तो गॉर्डन ने पूछा, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? किसी भी चीज का आप पर कोई असर नहीं होता। सेंसेई ने अपना सिर हिलाया। हर चीज का मुझ पर असर होता है, बस मैं उस असर के साथ खुद को जोड़कर नहीं देखता। गॉर्डन ने इस बात पर गौर किया। मुझे समझ नहीं आया। फुदोशन, सेंसेई ने कहा। अडिग मन, वो मन जो महसूस तो करता है लेकिन टगमगाता नहीं। वो एक कुर्सी की ओर गए और बैठ गए। गॉर्डन, मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो क्या होता है? मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं। मैं ऐसी बातें कह देता हूं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, और उसके बाद घंटों तक उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता हूं। क्योंकि तुम खुद को उस गुस्से के साथ जोड़कर देखते हो। तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं होता, तुम ही गुस्सा बन जाते हो। तुम उसमें पूरी तरह घुल जाते हो, और जब तुम गुस्सा बन जाते हो तो फिर किसी भी चीज पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं रहता।
गुस्सा ही तुम्हारे लिए सारे फैसले लेता है। गॉर्डन ने धीरे से सिर हिलाया। वो इस बात को अच्छी तरह समझता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह बिताई थी। फुदोशन का मतलब गुस्से को दबाना नहीं है। हिरोशी ने अपनी बात जारी रखी। इसका मतलब है उसे बस देखना, ठीक वैसे ही जैसे तुम आसमान में गुजरते हुए किसी बादल को देखते हो। बादल वहां मौजूद होता है, तुम्हें इसका एहसास है, लेकिन तुम बादल नहीं हो। और आसमान इसलिए नहीं बदलता क्योंकि बादल गुजर जाता है। गॉर्डन ने कई दिनों तक इस पर सोचा। वो गुस्सा नहीं है, वो बेचैनी नहीं है, वो विचार नहीं है। ये सब तो बस अवस्थाएं हैं। ये बादल हैं, ये गुजर जाते हैं। लेकिन 40 साल की आदतें आड़े आ रही थीं। गॉर्डन की तरह तुम भी अपनी भावनाएं या अपनी मौजूदा भावनात्मक स्थिति नहीं हो। भावनाएं और एहसास तो पल भर के लिए होते हैं। कोई एक पल ये तय नहीं करता कि तुम असल में कौन हो। अगले हफ्ते काम की जगह पर एक घटना हुई। परचेजिंग डिपार्टमेंट के एक सहकर्मी रायन ने गॉर्डन के काम की आलोचना करते हुए एक ईमेल भेजा, जिसमें उसने पूरी टीम को भी कॉपी किया था। ये सबके सामने था और बेवजह ही बहुत ज्यादा तीखा था। गॉर्डन को लगा कि उसके अंदर गुस्सा उबल रहा है। उसका आक्रामक जवाब पहले से ही उसके दिमाग में तैयार हो चुका था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थीं और फिर किसी ऐसी वजह से जिसे वो उस समय समझा नहीं सकता था, वो रुक गया। उसने अपने सीने में एक गर्माहट महसूस की। उसने अपने कंधों में खिंचाव महसूस किया। उसने देखा कि उसके दिमाग में विचार चिंगारियों की तरह कौंध रहे थे और उन विचारों में उलझने के बजाय वो एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, बस उन्हें देखता रहा। ठीक वैसे ही जैसा हिरोशी ने बताया था। बादल वहां मौजूद था। वो बादल को देख सकता था, लेकिन वो खुद बादल नहीं था। उसने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। वो थोड़ा पानी पीने के लिए बाहर गया। 15 मिनट बाद वो वापस आया और उसने एक छोटा सा शांत जवाब लिखा, जिससे समस्या तो हल हो गई, लेकिन कोई नई समस्या खड़ी नहीं हुई। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन गॉर्डन के लिए ये किसी पहाड़ को हटाने जैसा था। 40 सालों में पहली बार उसने खुद अपना जवाब चुना था। उसके दिमाग ने तो एक जवाब सुझाया था, लेकिन उसने उस पर गौर किया और फिर कुछ अलग ही चुना। यही फर्क होता है उस दिमाग में जो हुकूमत करता है और उस दिमाग में जो सेवा करता है। अध्याय 5। वो रात जब गॉर्डन लगभग हार ही मान चुका था। हर सच्ची प्रक्रिया में एक अंधेरी रात जरूर आती है। गॉर्डन के जीवन में ये रात चौथे महीने में आई। दिसंबर का महीना था। काम का बोझ बहुत ज्यादा था। साल का अंत, डेडलाइन और काम का जबरदस्त दबाव। कराटे की क्लासें भी अब और ज्यादा मेहनत की मांग कर रही थीं। सेंसेई ने कुछ नई तकनीकें सिखानी शुरू की थीं और गॉर्डन को लग रहा था कि वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर जा रहा है। जिन चीजों के बारे में उसे लगता था कि वो उन्हें जानता है, अब उसे लगने लगा कि वो उन्हें जानता ही नहीं है। नई चीजें उसके दिमाग में बैठ ही नहीं पा रही थीं। गुरुवार का वो दिन बहुत ही बुरा गुजरा था। जब वो घर पहुंचा तो सोफे पर बैठ गया और उससे कुछ भी करते नहीं बन रहा था। उसका दिमाग हर जगह भटक रहा था, कभी काम की जगह पर, कभी दोजो कराटे सीखने की जगह में, और कभी उन पलों में जब वो हर हफ्ते वहां जाकर वो अपना समय बर्बाद कर रहा था, इस बात पर कि वो 40 साल का हो चुका था और अब भी खुद पर काबू नहीं कर पाया था। उन पुरानी बातों की यादों पर जिन्हें उसे दोबारा नहीं सोचना चाहिए था। उसका मन पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। उसने अपना फोन उठाया और हिरोशी को एक मैसेज टाइप करना शुरू किया,
जिसमें उसने लिखा कि वो कुछ समय के लिए क्लास रोक रहा है, कि वो बहुत ज्यादा व्यस्त है और जब हालात सामान्य हो जाएंगे तब वो वापस आ जाएगा। उसने मैसेज लिख लिया। उसने उसे एक बार पढ़ा, लेकिन भेजा नहीं। उसने उसे इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उसके मन में अचानक से एक विचार आया। जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो मैं कहूंगा कि मुझे अभी और इंतजार करना चाहिए। ये कोई रोकना नहीं है, ये तो हार मानना है। ठीक वैसे ही जैसे मैं हमेशा हार मान लेता हूं। वो काफी देर तक उस मैसेज को घूरता रहा और फिर फोन की स्क्रीन काली पड़ गई। अगली सुबह वो डोजो भी गया। जब वो वहां पहुंचा तो हिरोशी ने हमेशा की तरह उसका स्वागत किया। कोई ड्रामा नहीं। सुप्रभात गॉर्डन। लेकिन क्लास शुरू होने से पहले गॉर्डन ने कहा, मैं तो आज आने ही वाला नहीं था। सेंसेई ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं कि ऐसा क्यों होता है। गॉर्डन ने उनकी तरफ देखा। आपको कैसे पता? क्योंकि हर स्टूडेंट की जिंदगी में ऐसी एक रात जरूर आती है। एक ऐसी रात जब सब कुछ बहुत भारी लगने लगता है और मुश्किलों से बचने का आसान रास्ता ही सबसे सही लगता है। हिरोशी खिड़की की तरफ चले गए। गॉर्डन, मुझे एक बात बताओ, जब तुम पिछली रात वो मैसेज भेजने ही वाले थे, गॉर्डन का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। हमें ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। सेंसेई ने शांत भाव से अपनी बात जारी रखी। लेकिन तुम्हारे अंदर का ही कोई एक हिस्सा ऐसा था जिसने वो मैसेज न भेजने का फैसला किया। क्या तुम जानते हो कि वो हिस्सा कहां से आया था? गॉर्डन ने कुछ देर सोचा। मैंने उस पैटर्न को पहचान लिया था। मैंने देखा कि मैं वही दोहरा रहा था जो मैं हमेशा से करता आया हूं। इस चीज का एक नाम है। सेंसेई उसकी तरफ मुड़े। जिको सेड्ग्यो, यानी आत्मनियंत्रण। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं। इसका मतलब है कि आप उन्हें इतनी साफ तरह से देखें कि आप कोई चुनाव कर सकें। आपने देखा और आपने कुछ अलग चुना, एक ठहराव। ठीक इसी चीज की हम यहां ट्रेनिंग कर रहे हैं। कराटे तो बस एक बहाना है। अध्याय 6। जो बातें सेंसेई ने क्लास में कभी नहीं बताईं। कुछ बातचीत ऐसी भी थी जो मैट पर नहीं हुई। कुछ महीनों बाद हिरोशी और गॉर्डन को स्कूल के बाद डोजो के पीछे वाले छोटे से कमरे में साथ बैठकर चाय पीने की आदत पड़ गई। वहीं पर उनकी सबसे गहरी बातचीत होती थी। एक रात हिरोशी ने पूछा, गॉर्डन, तुम्हें क्या लगता है कि आत्मनियंत्रण का उल्टा क्या है? आवेग? अनुशासन की कमी? सेंसेई ने अपना सिर हिलाया। प्रतिक्रियाशीलता। आत्मनियंत्रण का उल्टा है हमेशा प्रतिक्रिया करते रहना। माहौल कुछ कहता है, आप प्रतिक्रिया करते हैं। मन कुछ सुझाता है, आप उसकी बात मानते हैं। कोई बुरा ईमेल आता है, आप भी गुस्से में जवाब देते हैं। कोई बुरा विचार आता है, आप बिना सवाल किए उस पर यकीन कर लेते हैं। हिरोशी ने अपना कप उठाया। प्रतिक्रिया करने वाले इंसान की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। उसकी जिंदगी तो बस प्रतिक्रियाओं की एक कड़ी होती है। दूसरे लोग, दूसरी घटनाएं, दूसरे विचार, यही लोग उसकी कहानी के लेखक होते हैं। आप तो बस एक किरदार होते हैं जो जवाब देता है। गॉर्डन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मेरी पूरी जिंदगी तो ऐसी ही रही है। हां, और ज्यादातर लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है। इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि किसी ने उन्हें यह सिखाया ही नहीं कि कोई दूसरा रास्ता भी है। और वो दूसरा रास्ता क्या है? खाली जगह। हिरोशी ने कप मेज पर रख दिया। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह होती है। उसी खाली जगह में आपकी आजादी छिपी होती है। मन को साधना, चाहे कराटे से हो, ज़ेन ध्यान से हो या मार्शल आर्ट से, उस खाली जगह को बड़ा करने का ही अभ्यास है, ताकि अपने आप होने वाली प्रतिक्रिया ही एकमात्र विकल्प न रह जाए।
इस विचार में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर गॉर्डन को लगा जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। वो खाली जगह। उसने रोजमर्रा की स्थितियों में उस खाली जगह को ढूंढना शुरू कर दिया। जब ट्रैफिक खराब होता और उसे लगता कि उसका सब्र टूट रहा है, खाली जगह। जब बॉस कोई ऐसा फैसला लेता जिससे वो सहमत नहीं होता, खाली जगह। जब रात को उसका मन दिन भर हुई गलतियों के बारे में सोचने लगता, खाली जगह। कई बार तो वो ये समझने से पहले ही प्रतिक्रिया कर देता कि उसने प्रतिक्रिया की है। लेकिन जब भी उसे अपनी गलती का एहसास होता, भले ही बाद में पीछे मुड़कर देखने पर ही सही, तो उसे लगता जैसे वो अपनी किसी मांसपेशी का व्यायाम कर रहा हो, और व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हिरोशी ने एक बार कुछ ऐसा कहा था जिसे गॉर्डन ने अपनी नोटबुक में लिख लिया और अपनी मेज पर रख दिया। बिना साधा हुआ मन एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो दूसरों की धुन बजाता है। साधा हुआ मन एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे बजाना आप खुद सीखते हैं। गॉर्डन अब उस वाद्य यंत्र को बजाना सीख रहा था, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी थी, सबसे जरूरी चीज की। और सेंसई उसे तभी बताते जब उन्हें लगता कि गॉर्डन अब उसके लिए तैयार हो गया है। अध्याय 7। मूशिन, बहता हुआ मन। मार्च महीने की एक शनिवार की सुबह थी। डोजो लगभग खाली था। वहां बस गॉर्डन और 2 और ज्यादा अनुभवी छात्र मौजूद थे। सेंसेई उन्हें एक नकली लड़ाई की प्रैक्टिस करवा रहे थे। उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि दबाव में भी शांत और मौजूद रहने की प्रैक्टिस करवाने के लिए। गॉर्डन घबराया हुआ था। वो जानता था कि ग्रुप में उससे बेहतर लोग भी थे। उसके मन में तुरंत ये ख्याल आया, मैं जरूर कुछ गड़बड़ करूंगा। मैं बेवकूफ जैसा लगूंगा। मेरा बायां पैर थोड़ा और आगे होना चाहिए। और फिर प्रैक्टिस शुरू हो गई। कुछ ऐसा हुआ जिसे गॉर्डन बाद में समझा नहीं पाया। उसके मन ने टीका टिप्पणी करना बंद कर दिया। वो शांत तो नहीं हुआ, लेकिन उसने टीका टिप्पणी करना बंद कर दिया। वो हिलडुल रहा था, जवाब दे रहा था, खुद को ठीक कर रहा था, लेकिन अंदर से कोई आवाज उसके हर हाव भाव को नहीं जांच रही थी। वहां बस हलचल थी, खाली जगह थी और अगला पल था। ये लगभग 2 मिनट तक चला। जब वो रुका तो गॉर्डन एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, थोड़ा हैरान परेशान सा। हिरोशी उसे देख रहा था। तुम्हें वो महसूस हुआ ना? सेंसई ने कहा। वो क्या था? मूशिन, एक पल का ठहराव। ये विचारों से लगाव न होने की स्थिति है। मन सक्रिय था, जानकारी ले रहा था, उसे समझ रहा था, जवाब दे रहा था, लेकिन वो न तो कोई फैसला सुना रहा था और न ही भविष्य के बारे में सोच रहा था। वो पूरी तरह से उस पल में मौजूद था। हिरोशी उसके पास आया। क्या तुम जानते हो कि ऐसा अभी क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि तुमने सब कुछ काबू करने की कोशिश करना छोड़ दिया था। तुमने आखिरकार अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा किया। असली काबू कसकर पकड़ने में नहीं, बल्कि सही समय पर चीजों को जाने देने में है। बाकी लोगों के चले जाने के बाद गॉर्डन काफी देर तक चटाई पर बैठा रहा। वो उन 2 मिनटों को अपने मन में बार बार दोहरा रहा था। ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उस समय क्या अलग था। और तभी उसे एहसास हुआ कि उस पल वो खुद को जैसा है उससे बेहतर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो अपने आज की तुलना अपने बीते हुए कल या आने वाले कल से नहीं कर रहा था। वो इस बात की परवाह नहीं कर रहा था कि दूसरों पर उसका कैसा असर पड़ रहा है। वह बस उस पल में मौजूद था। ये दुनिया की सबसे आसान चीज थी, और इस मुकाम तक पहुंचने में उसे 40 साल लग गए थे।
हिरोशी चाय के 2 कप लेकर आया और उनके पास बैठ गया। मोशन कोई हमेशा रहने वाली स्थिति नहीं है, सेंसेई ने कहा। महान गुरु अपनी जिंदगी के कई दशक इस कोशिश में बिता देते हैं कि वे इस स्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय तक बने रह सकें। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हो। मैं तो इसे हासिल नहीं कर पाया, लेकिन तुमने यह साबित कर दिया कि ऐसा करना मुमकिन है, और इस बात से सब कुछ बदल जाता है। हिरोशी ने चाय के कप से अपने हाथों को सेंका। क्या आप जानते हैं कि मोशन अवस्था में मन उस मन की तुलना में बेहतर प्रदर्शन क्यों करता है जो सिर्फ कोशिश कर रहा होता है? क्योंकि कोशिश करने वाला मन अपना ध्यान काम और उस काम के मूल्यांकन के बीच बांट देता है। वह काम करता भी है और साथ ही ये भी देखता रहता है कि वह उसे ठीक से कर रहा है या नहीं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप चलने की कोशिश कर रहे हों और साथ ही अपने पैरों की हर हरकत का विश्लेषण भी कर रहे हों। ये विश्लेषण चलने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। गॉर्डन ने अपने काम के प्रोजेक्ट्स पर विचार किया कि कैसे वे हमेशा मीटिंग्स में इस मानसिकता के साथ जाते थे कि उनकी आलोचना होगी। कैसे इस बटे हुए ध्यान ने अनावश्यक तनाव पैदा किया और उनकी प्रस्तुतियों की गुणवत्ता को कम कर दिया। मेरे साथ भी काम पर हर समय ऐसा ही होता है। यह सबके साथ होता है। ज्यादातर लोग मोशन की अवस्था का अनुभव तभी करते हैं जब वे किसी ऐसी चीज में पूरी तरह लीन हो जाते हैं जिसे वे प्यार करते हैं। बच्चों में यह स्वाभाविक होता है, वयस्क इसे खो देते हैं। एक विराम। प्रशिक्षण का मतलब है इस अवस्था से उबरना। गॉर्डन जिस चीज का अनुभव कर रहे थे वह कोई रहस्यवाद नहीं था, यह तंत्रिका विज्ञान था। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के तंत्रिका वैज्ञानिक एंटोनियो दमासियो ने दशकों तक भावनाओं और निर्णय लेने के बीच के संबंध का अध्ययन किया है। उनकी सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक ये है कि भावनाएं तर्क में बाधा नहीं डालती। भावनात्मक नियंत्रण के अभाव में निर्णय लेने की क्षमता नाटकीय रूप से बिगड़ जाती है। मस्तिष्क की विशिष्ट चोटों के कारण भावनाओं को महसूस करने की क्षमता खो चुके लोग कार्यात्मक निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। एक ऐसा मस्तिष्क जो अपनी भावनात्मक अवस्थाओं से अच्छी तरह से तालमेल नहीं बिठा पाता, वह एक मौलिक रूप से कमजोर प्रणाली के साथ काम कर रहा होता है। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक रॉय बॉमिस्टर द्वारा किए गए एक अध्ययन में उन्होंने जिसे अहंकार क्षीणन कहा, उसकी पहचान की। उनके अनुसार इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह काम करती है और दिन भर के उपयोग से कमजोर होती जाती है। लेकिन आंतरिक अवस्थाओं को दबाने के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग करने और उन्हें देखने के लिए प्रशिक्षित ध्यान का उपयोग करने में एक महत्वपूर्ण अंतर है। बाद वाला तरीका बहुत कम ऊर्जा खपत करता है। आंकड़ों के अनुसार पहला तरीका अंततः हमेशा विफल हो जाता है। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में रिचर्ड डेविडसन की टीम द्वारा किए गए एक अध्ययन में, जिसमें समय के साथ ध्यान करने वालों का अनुसरण किया गया, मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में संरचनात्मक परिवर्तन पाए गए, जो मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो आत्मनियंत्रण, योजना और निर्णय लेने से जुड़ा है। मस्तिष्क स्थिर नहीं है, ये प्रशिक्षण के प्रति प्रतिक्रियाशील होता है। ध्यान प्रशिक्षण से मापने योग्य शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जापानी लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वे परिणामों के बारे में जानते थे और उन्होंने व्यावहारिक प्रणालियां विकसित की। कराटे, ज़ेन, बूडो, जिन्होंने सदियों पहले उन परिणामों को उत्पन्न किया। मस्तिष्क में क्या हो रहा है, इसे मापने के लिए उपकरणों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले। जिसे वे मूशीन कहते थे, विज्ञान उसे प्रवाह अवस्था कहता है। जिसे वे फुदोशिन कहते थे, विज्ञान उसे भावनात्मक विनियमन कहता है। जिसे वे जीको सेइग्यो कहते थे,
विज्ञान उसे कार्यकारी नियंत्रण कहता है। नाम अलग अलग हैं, घटना एक ही है। अध्याय 8, निर्णायक मोड़। डोजो में शामिल होने के 10 महीने बाद गॉर्डन ने अपनी पहली स्नातक परीक्षा दी। ये एक साधारण आयोजन था, कोई बाहरी दर्शक नहीं, केवल डोजो के छात्र और सेंसेई। लेकिन गॉर्डन के लिए इसका महत्व सिर्फ रंगीन बेल्ट से कहीं अधिक था। ये इस बात का सबूत था कि वो इतनी दूर तक आ गया था कि जिस रात उसने लगभग वो मैसेज भेज ही दिया था, उस रात उसने हार नहीं मानी थी कि बुरे दौर से गुजरने के बाद भी वो वापस आया था। और उन महीनों को भी उसने हिम्मत से काटा था जब ऐसा लगता था कि उसकी कोई तरक्की नहीं हो रही है। इस परीक्षा में अकेले काटा के क्रमों को करना, बुनियादी तकनीकों का प्रदर्शन करना और एक छोटा सा नकली मुकाबला करना शामिल था। जब उसकी बारी आई तो गॉर्डन ने गहरी सांस ली। उसने अपने अंदर की घबराहट को महसूस किया। वो घबराहट का बादल वहां मौजूद था, लेकिन वो बादल गॉर्डन नहीं था, वो बस एक बादल था। और फिर परीक्षा शुरू हो गई। कुछ गलतियां भी हुईं। 2 मौकों पर तकनीक वैसी नहीं हो पाई जैसी उसने अभ्यास की थी, लेकिन वो रुककर अपने मन में उस पर सोचने विचारने नहीं लगा। उसने गलती को देखा और वो आगे बढ़ता रहा। उसका मन ज्यादातर समय वहीं टिका रहा जहां उसका शरीर था। जब उसने अपना प्रदर्शन खत्म किया तो हिरोशी ने कुछ पलों तक खामोशी से उसका आकलन किया। फिर उसने सिर हिलाकर एक ऐसी स्वीकृति दी जैसी गॉर्डन ने उस सेंसेई को पहले कभी किसी और को देते हुए नहीं देखा था। सिर का हल्का सा झुकाव, बहुत ही सूक्ष्म और सम्मान से भरा हुआ। अगले हफ्ते गॉर्डन एक ब्रीफकेस लेकर डोजो में पहुंचा। मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के पिछले 3 महीनों के कामकाज के आंकड़े, टीम का मूल्यांकन और प्रोजेक्ट के नतीजों की प्रिंट कॉपी निकाल ली थी और उनमें एक साफ बदलाव नजर आ रहा था। कोई बहुत बड़ा या नाटकीय बदलाव तो नहीं, लेकिन ऐसा बदलाव जिसे मापा जा सकता था। काम को दोबारा करने की जरूरत कम पड़ रही थी, आपसी झगड़े कम हो गए थे और फैसले ज्यादा तेजी से व असरदार तरीके से लिए जा रहे थे। मैं आपको यह दिखाना चाहता था, गॉर्डन ने सेंसेई से कहा। हिरोशी ने उन कागजों पर बस एक सरसरी नजर डाली। तुम्हारे अपने आकलन में क्या बदलाव आया है? स्पेस। मैं प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता हूं, हमेशा नहीं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा। और जब मैं रुकता हूं तो मैं जो फैसला लेता हूं वो लगभग हमेशा बेहतर होता है। और कुछ, गॉर्डन ने सोचा। मेरा दिमाग अब उतना थकता नहीं है। पहले मैं उन दिनों भी घर आकर थका हुआ महसूस करता था जिन दिनों मैंने कोई शारीरिक काम नहीं किया होता था। अब मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों था। मैं अपनी ही सोच से लड़ने में, उसका विरोध करने में अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा था। अब ऐसा ज्यादा नहीं होता। हिरोशी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। तुमने कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसके बारे में जापानी लोग बुडो की शुरुआत से ही जानते हैं। जो दिमाग खुद से ही लड़ रहा हो वो सबसे ज्यादा थका हुआ दिमाग होता है। काम की वजह से नहीं, बल्कि अंदरूनी कश्मकश की वजह से। और अंदरूनी कश्मकश किसी भी बाहरी काम से कहीं ज्यादा ऊर्जा खर्च करती है। कोई इसके बारे में सिखाता क्यों नहीं? कुछ लोग सिखाते हैं, एक ठहराव, लेकिन इसे बेचना मुश्किल है। इसमें समय लगता है। इसके लिए इंसान को तब भी मौजूद रहना पड़ता है जब उसका मन न हो। इसके लिए उन्हें बिना भागे मुश्किलों को सहना पड़ता है। दुनिया को तो बस तुरंत मिलने वाले समाधान बेचना पसंद है। 10 महीने का ये लंबा सफर विज्ञापनों में कहीं नजर नहीं आता। लेकिन गॉर्डन ने अपने दूसरे साल में एक ऐसी बात जानी जिसे सेंसेई हिरोशी ने भी तभी बताया जब उन्हें लगा कि उनका शिष्य इसे समझने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। मन पर काबू पाना ही मंजिल नहीं है।
ये तो मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है, क्योंकि जब आप अपने ही विचारों का विरोध करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं, जब आप हर गुजरते हुए जज्बात के साथ बह जाना छोड़ देते हैं, जब आप किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब देना सीख जाते हैं, तो आप अपने अंदर की उस सारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को आजाद कर लेते हैं, जो पहले आपके मन की उथल-पुथल में ही पूरी तरह से खर्च हो जाती थी। और इस ऊर्जा को कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होना ही था। गॉर्डन ने अपनी इस ऊर्जा को अपने करियर के सही रास्ते की ओर मोड़ा और 7 साल में पहली बार सिर्फ 18 महीनों के अंदर ही उन्हें तरक्की मिल गई। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने ज्यादा देर तक काम किया, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ज्यादा स्पष्ट फैसले लिए और बिना किसी लगातार प्रतिक्रिया देने के बोझ के अपनी टीम का नेतृत्व किया। लेकिन जिस बात की किसी को भी उम्मीद नहीं थी, यहां तक कि खुद गॉर्डन को भी नहीं, वो था उनके आपसी रिश्तों पर पड़ने वाला इसका असर। उनके दफ्तर में थॉमस नाम का एक सहकर्मी था, जिसके साथ गॉर्डन की कई सालों से एक दबी छुपी अनबन चली आ रही थी। उनके बीच कभी कोई खुली लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन उनके बीच का तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। उनकी मीटिंग्स हमेशा अजीब सी होती थीं। बातचीत के दौरान दोनों ही तरफ से हमेशा थोड़ी बहुत बचाव वाली मुद्रा ही रहती थी। इस बदलाव की शुरुआत के 6 महीने बाद थॉमस ने गॉर्डन को गलियारे में रोककर कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया है, लेकिन अब तुम्हारे साथ काम करना काफी आसान हो गया है, सच में। गॉर्डन ने डोजो प्रशिक्षण केंद्र के बारे में थॉमस को कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बस थॉमस का शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो अच्छी तरह समझ गए थे कि असल में हुआ क्या था। एक प्रतिक्रियावादी मन अपने आसपास भी वैसी ही प्रतिक्रिया पैदा करता है। आपके आसपास के लोग उस तनाव को महसूस करते हैं और बदले में वे भी तनावपूर्ण ही प्रतिक्रिया देते हैं। जब आप खुद प्रतिक्रियाओं का स्रोत बनना बंद कर देते हैं, तो आपके आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि लोग बदल गए हैं, बल्कि इसलिए होता है कि आपने लोगों के अंदर की सबसे बुरी बातों को उकसाना बंद कर दिया है। मन का असर अच्छे और बुरे दोनों ही मायनों में दूसरों पर भी पड़ता है। अध्याय 9, वो बात जो हिरोशी ने अपने शिष्यों को कभी नहीं बताई। ये उस साल का आखिरी चाय सत्र था, जो गॉर्डन के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा था। हिरोशी आज आम दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही शांत थे। कमरे के माहौल में आज कुछ अलग ही बात थी। गॉर्डन ने पूछा, सेंसेई, क्या मैं आपसे एक निजी सवाल पूछ सकता हूं? हिरोशी ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी। क्या आप हमेशा से ऐसे ही रहे हैं? ये शांति, ये स्थिरता, क्या ये सब हमेशा से आपके अंदर मौजूद था? हिरोशी एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, नहीं। और पहली बार उसने अपनी कहानी सुनाई। वो 28 साल की उम्र में अमेरिका आया था, जापान में अपने असफल बिजनेस और टूटती शादी से भागकर। वो मुश्किल से अंग्रेजी बोल पाता था। वो वहां किसी को नहीं जानता था। 1 साल के अंदर ही उसने वो सब कुछ खो दिया था जो उसने बनाया था। हिरोशी ने कहा, उस समय मेरा दिमाग आप सोच भी नहीं सकते कितना शोर शराबे वाला था। शर्म, डर, गुस्सा, ऐसे विचार जो रुकते ही नहीं थे। मैं सो नहीं पाता था। मैं कहीं भी जाता तो अपने खोए हुए सब कुछ का बोझ अपने साथ ढोता रहता था। गॉर्डन उसे चुपचाप देखता रहा। मैं यहां दोजो में किसी फलसफे के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेबसी की वजह से आया था। सेंसेई ने अपना कप उठाया। यहां मुझे जो पहले गुरु मिले थे, उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही थी जो मैं अपने सभी शिष्यों को बताता हूं, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहली बार में समझ नहीं पाते। उन्होंने कहा था, एक बेकाबू दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है,
वो तो एक ऐसा बच्चा है जिसे कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि उसे कैसा बर्ताव करना चाहिए। तुम उस बच्चे पर चिल्लाते नहीं हो, तुम उसे हर दिन सब्र से सिखाते हो। एक लंबा ठहराव। मुझे इस बात को सचमुच समझने में 15 साल लग गए। सिर्फ अपने दिमाग से ही नहीं, बल्कि सचमुच अपने शरीर से, अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपनी जिंदगी से। हिरोशी ने कप को मेज पर रख दिया। गॉर्डन, तुम्हें यहां आए हुए 1 साल हो गया है। तुमने अभी अभी शुरुआत की है, लेकिन इस 1 साल में तुमने जो कुछ भी किया है, जब तुम्हारा मन नहीं था तब भी यहां आना, मुश्किल रातों के बाद भी वापस आना, बिना किसी फैसले के चीजों को देखना, यही उस एकमात्र रास्ते की शुरुआत है जो सचमुच काम करता है। उस रात गॉर्डन दोजो से एक ऐसी भावना के साथ निकला जिसे कोई नाम देने में उसे कुछ दिन लग गए। वो भावना ये थी कि वो सही रास्ते पर है, क्योंकि अब उसने भागना छोड़ दिया था। 40 सालों तक उसकी अनजाने में अपनाई गई रणनीति यही रही थी कि वो अपने अंदर की बेचैनी, भटकाव और विरोध से दूर भागे। कभी मोबाइल फोन की स्क्रीन में खो जाना, कभी टीवी सीरीज देखने लगना, तो कभी हद से ज्यादा काम में डूब जाना। वो हर उस चीज से दूर भागता था जिसमें उसे अपने ही दिमाग का सामना न करना पड़े। लेकिन अब वो वहीं रुका रहा। ऐसा करना उसे हमेशा अच्छा नहीं लगता था, न ही ये हमेशा आसान होता था। फिर भी वो वहीं टिका रहा। और उसने पाया कि जिस विरोध के दूसरी तरफ उसे किसी भयानक राक्षस के होने का डर था, जैसा कि उसके दिमाग ने उसे यकीन दिलाया था, वहां असल में कोई राक्षस नहीं था। वहां तो बस गहरा सन्नाटा था। और उस खामोशी में एक स्पष्टता थी। और उस स्पष्टता में एक चुनाव था। सेंसई ने उसे कुछ ऐसा दिया था जो कोई भी सेल्फ हेल्प किताब, कोई प्रोडक्टिविटी ऐप या कोई ऑनलाइन कोर्स कभी नहीं दे पाया था। ये कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक अभ्यास था। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तकनीक में आप उसे आजमाते हैं और नतीजों का इंतजार करते हैं, जबकि अभ्यास में आप उसे पूरी तरह अपना लेते हैं। और जैसे जैसे आप उसे जीते हैं, वो आपको भीतर से बदल देता है। आइए मैं संक्षेप में बताऊं कि गॉर्डन की कहानी और सेंसेई हिरोशी का दशकों पुराना दर्शन हमें क्या सिखाता है। पहला बिंदु, मन का बेकाबू होना कोई चारित्रिक दोष नहीं है। ये एक ऐसा मन है जिसे कभी प्रशिक्षित नहीं किया गया। सारू नो कोकोरो। बंदर जैसा मन, मंकी माइंड, किसी भी अप्रशिक्षित मन की डिफॉल्ट स्थिति होती है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि अभ्यास की कमी है। दूसरा बिंदु, रास्ता मन से लड़ने का नहीं है, बल्कि उसे बस देखने, ऑब्जर्व करने का है। मूशीन, ये जबरदस्ती की गई चुप्पी नहीं है। ये विचारों को बह जाने देने की वो क्षमता है जिसमें आप उन विचारों के साथ खुद बह नहीं जाते, उन्हें देखना और फिर वापस अपनी जगह लौट आना। उन्हें देखना और फिर वापस अपनी जगह लौट आना। सरल और लगातार दोहराया जाने वाला ये अभ्यास आपके मस्तिष्क को बदल देता है। तीसरा बिंदु, फुदोशिन, एक अडिग मन। उन लोगों के पास नहीं होता जो कुछ महसूस ही नहीं करते। ये उन लोगों के पास होता है जो महसूस तो करते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं में पूरी तरह डूब नहीं जाते। बादल गुजर जाता है, पर आसमान वही रहता है। चौथा बिंदु, किसी भी उद्दीपन, स्टिम्युलस, और उसकी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स के बीच एक खाली जगह होती है। उस खाली जगह को बढ़ाना जीवन भर चलने वाला एक काम है। लेकिन हर बार जब आप किसी तात्कालिक प्रतिक्रिया, रिएक्शन के आगे झुकने के बजाय सोच समझकर अपनी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स चुनते हैं, तो वो खाली जगह थोड़ी और बड़ी हो जाती है। पांचवा बिंदु, जो मन खुद से ही युद्ध कर रहा हो, वो सबसे ज्यादा थका हुआ मन होता है।
जब आप अपने ही विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं, तो आप उस ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं जो पहले आपके आंतरिक संघर्ष में ही खप रही थी। और यही ऊर्जा सब कुछ बदल देती है, आपका काम, आपके रिश्ते और आपके फैसलों की गुणवत्ता। गॉर्डन कोई बिल्कुल अलग इंसान नहीं बन गया, वो अंततः खुद बन गया। उस शोर शराबे के बिना जो उसे यह सुनने से रोक रहा था कि वो असल में कौन है। और आप कितने सालों से बस प्रतिक्रियाओं, रिएक्टिविटी के सहारे ही जी रहे हैं? कितने फैसले ऐसे थे जो आपने नहीं लिए, बल्कि उस पल की आपकी भावनात्मक स्थिति ने लिए? कितनी सुबहें ऐसी थीं जिनकी शुरुआत ही भारीपन के साथ हुई, क्योंकि आपके मन को कभी सचमुच आराम मिला ही नहीं? आपको अभी इन सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको बस इन बातों पर गौर करना है, क्योंकि किसी भी चीज पर गौर करना ही हर नई शुरुआत का पहला कदम होता है। बंदर जैसा चंचल मन सिर्फ इसलिए उछलना बंद नहीं कर देता कि आप ऐसा चाहते हैं। वह उछलना तब बंद करता है जब आप उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं। और यही, सिर्फ यही उस रास्ते पर उठाया गया पहला कदम है जिस पर जापानी लोग पिछले 1000 सालों से भी ज्यादा समय से चल रहे हैं। हर क्लास के आखिर में सेंसेई हिरोशी हमेशा गॉर्डन से एक ही बात कहते थे, तुम्हारे पास अभी जो मन है वो कल वैसा नहीं रहेगा, बशर्ते तुम हर रोज यहां आते रहो। बस आते रहो। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो शायद यह कोई महज इत्तेफाक नहीं था। यहां से जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। यह बहुत जल्दी हो जाता है और इससे यह पक्का होता है कि आपको जापानी फलसफे, मनोविज्ञान और उन चीजों के बारे में जानकारी मिलती रहे जो सचमुच किसी की जिंदगी को अंदर से बाहर तक बदल देती हैं। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि सेंसेई हिरोशी ने गॉर्डन को जो बातें सिखाईं, उनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सही लगी। मुशिन, फुदोशिन, जिको सेगियो या फिर किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले का वह खाली समय। इनमें से किस चीज पर आपको लगता है कि आपको अभी काम करने की जरूरत है? कमेंट्स में लिखना एक छोटी सी बात है, लेकिन जैसा कि सेंसेई हिरोशी कहते थे, हर असली ट्रेनिंग की शुरुआत एक छोटे से काम से होती है, जिसे लगातार दोहराया जाता है। अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को देखकर इस लगातार सीखने के सफर को जारी रखिए और उन बातों को और भी गहराई से समझने की कोशिश करते रहिए जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकती हैं। अपना ध्यान देने और इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आप किस तरह के इंसान हैं और आप असल में क्या ढूंढ रहे हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। और हाँ, हमेशा वर्तमान में जिएं, सम्मान के साथ आगे बढ़ें, सही रास्ते पर चलें।